ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, कहते हैं प्रयास करते रहिए, आज जो दिल में है कल वो हकीकत में होगा। तो आप जब तक लगे रहिएगा, प्रयास करते रहिएगा, आप एक दिन कामयाब जरूर हो जाइएगा। अगर प्रयास छोड़ दीजिएगा फिर आप कामयाब नहीं हो पाइएगा। इस पर हमको एक कहानी याद आ रहा है, आप कहानी एक बार सुनिए और इसको अपने जीवन में एक बार उतारने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। कहानी में है कि 5 दोस्त अपने पार्टी कर रहे थे और पार्टी करते वक्त उसमें एक टीम लीडर था। वो कहा कि क्यों ना हम इन सभी के लिए एक कार्य दें जिससे इनको समझ आए कि अपने जिंदगी में क्या करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि टेबल पर 4 दोस्त थोड़ी देर के लिए बाहर गए। जो टीम लीडर था वो क्या किया कि टेबल पर एक चम्मच, एक गिलास, एक नहाने वाला मग और एक बाल्टी, 4 चीजें रख दिया। जब वो चारों दोस्त आए तो वो कहे कि आप जो चाहे इसमें से जो सामान 4 को रखा है, आप जो चाहते हैं उठा लीजिए। तो उन्होंने चारों करके एक एक सामान उठा लिया और कहा, टीम लीडर जो था वो कहा कि जाइए आप इस जो हम पात्र दिए हैं इसमें वर्षा जो हो रही है वहां से जल को इसको रोक कर लाइए। तो चारों का जिसके पास चम्मच था वो गया, तुरंत भर गया, लेकर चल आया। जिसके पास गिलास था थोड़ा उसका समय लगा, चम्मच से ज्यादा, वो आ गया। उसके बाद मग वाली की बारी आई, वो थोड़ा देर के लिए गया, उसको में थोड़ा ज्यादा समय लगा और ये भी आ गए। लेकिन चौथा व्यक्ति जो था वो बाल्टी लेकर गया था, उसको बहुत समय लग गया और उधर से आने में उसको बहुत देर लग गया। तो आया लेकिन वो भी समय लगा, वो भी जल लेकर आ गए। तो इससे पूछा, उन्होंने चारों दोस्तों से उसने पूछा, जो टीम लीडर था, बताइए आपको इससे क्या सीख मिलती है। तो उन्होंने नहीं बताया। तो टीम लीडर जो था वो बताया, कहा कि देखिए आप लोगों ने सभी ने पात्र उठाया था, लेकिन जिसका पात्र जितना छोटा था वो जल्दी भर गया। लेकिन बारिश सभी के लिए समान हो रही थी, बारिश तो सबके लिए समान हो रही थी। आपका जितना पात्र था उतना आपने भर कर जल्दी लाया। और बाल्टीन का समय, भले समय ज्यादा लगा लेकिन उसका क्षमता भी तो बढ़ा ना, जल का क्षमता भी तो बढ़ा। तो ऐसा ही आपके जिंदगी में आएगा, भले आपके जिंदगी में समय लगेंगे लेकिन आपकी जरूरत जो होगी, आपका जो दिमाग होगा वो बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आप प्रयास करते रहिएगा और आपका दिमाग धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। देखिए, इस क्लास में सभी को हम लोग एक ही बराबर पढ़ाते हैं, किसी को ऐसा थोड़े है कि कोई किसी को ज्यादा पढ़ाते हैं, किसी को कम पढ़ाते हैं, सबको बराबर पढ़ाया जाता है। कोई में कोई 350 लाता है, कोई 400 लाता है, कोई सेकंड लाता है, कोई थर्ड लाता है, कोई फेल कर जाता है। यानी कहने का मतलब है आपका दिमाग जो है चम्मच इतना बड़ा है, तो चम्मच इतना बड़ा है तो जल्दी तो भर जाएगा। बारिश तो समान होगी, जैसे बारिश समान हो रही थी सभी के लिए, लेकिन सभी में समय क्या लगा, अलग अलग लगा। तो ऐसा ही आपका दिमाग है, इसको जितना बढ़ाइएगा उतना ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। जो पढ़ाई है वो धीरे धीरे अंदर जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप समझ जाइएगा, एक दिन हम पढ़ाए एक ही दिन में समझ जाएगा, ऐसा नहीं है। अपने दिमाग को धीरे धीरे बढ़ाइए और इतना बढ़ाइए कि बाल्टी भर हो जाए। यानी कहने का मतलब ज्यादा मात्रा में आपको समझ आ सके, लेकिन समझने में आपको समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सारा चीजों समझ जाइए। इसलिए अपने दिमाग का विस्तार कीजिए और उसमें संतुष्ट बने रहिए। आप प्रयास लगातार करते रहिए, कभी भी उसको ऐसे नहीं देखना है निगेटिव के तौर पर कि हम इसको छोड़ देते हैं, हमको ये समझ नहीं आता। जो चीजें नहीं समझ आती है उस पर ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो आप लगातार प्रयास कीजिएगा तभी सफल हो पाइएगा। अगर लगातार प्रयास नहीं करते तो सफल नहीं हो पाइएगा। तो आइए उसी के बारे में आप जानते हैं। आज हमारा है प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है?
होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है इसमें दे जानते हैं। होलोजोइक शब्द दो ग्रीक शब्दों होलो और जोइक के मेल से बना है। ये दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन दो शब्द है? होलो और जोइक। होलो और जोइक। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये पूछ सकता है वहां पर कि जो प्राणी संपोषण होता है या होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो कौन दो शब्दों के मेल से बने होते हैं? तो किससे मिलकर बने होते हैं? होलो और जोइक के मेल से बने होते हैं। अर्थात होलो का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह से। पूर्ण रूप से या पूरी तरह से। तथा जोई का अर्थ जो होता है जंतु जैसा होता है। तो दोनों का अर्थ समझ आ गया। होलो का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह या पूर्ण रूप से। तथा जोई का अर्थ होता है जंतु की तरह या जंतु जैसा। अर्थात वसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं प्राणी संपोषण कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जंतु जैसे भोजन करते हैं वैसे भोजन अगर किया जा रहा है तो इसको कहा जाएगा प्राणी संपोषण। इसमें कौन कौन से जीव आ जाते हैं? इसमें आप क्या जाते हैं? अमीबा, मेढक, मनुष्य। अर्थात इसमें अधिकांश जीव सम्मिलित है। जितना है गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी, बंदर, शेर, क्या कहते हैं, भालू, ये सब क्या है? प्राणी संपोषण के अंतर्गत आएंगे। जो मुख द्वारा भोजन करता है, मुंह के माध्यम से ठोस या तरल के रूप में भोजन करता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। अब आइए प्राणी संभोजी क्या कहते हैं। तो वैसे जीव जिनमें प्राणी संपोषण होता है उसे प्राणी संभोजी कहते हैं। मतलब इस जीव को प्राणी संभोजी कहेंगे। जैसे मेढक प्राणी संभोजी हो जाएगा, अमीबा प्राणी संभोजी हो जाएगा और मनुष्य प्राणी संभोजी हो जाएंगे। तो जो इसमें इस तरह का जिसमें भोजन होगा उस जीव को क्या कहा जाता है? प्राणी संभोजी कहते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका मिलेगा कि किसे प्राणी संभोजी कहते हैं जी। तो वैसे जीव जो क्या करते हैं? प्राणी संपोषण जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए पौधों में पोषण के बारे में जाने की। जितना हम पढ़ रहे थे वो सब किसके बारे में था? जंतुओं के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में। उसमें कैसे भोजन होता है, वो कैसे अपना भोजन तैयार करता है, वो कैसे अपना सांस लेता है जैसे हम लोग सांस लेते हैं, क्या उसमें भी ऐसी क्रियाएं होती है? तो उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। याद रखिएगा किसे स्वपोषी कहा जाता है? हरे पौधों को। हरे पेड़ पौधे जो है उसे केवल क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पहला। दूसरा था पेड़ पौधों में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है वे या तो मृतजीवी या परजीवी होते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो पौधे कैटेगरी में, लेकिन उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो जिसमें नहीं होती है या तो वो मृतजीवी होंगे और नहीं तो परजीवी होंगे। तो याद रखिएगा परजीवी पौधे और मृतजीवी पौधे किन्हें कहते हैं? जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। अब मृतजीवी पौधे में कुछ उदाहरण है। गोबर छाता। देखो गोबर छाता कई गो नाम आता है, एग्जाम में आपका नाम को बदल देता है, तो ये सब याद रखना है। गोबर छाता, उसी को मशरूम भी कहा जाता है, इसको सब्जी बनता है, ठीक है। इसी को आम देहात भाषा में कुकुरमुता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाँ। अच्छा, उसके बाद है ईस्ट। इसमें ईस्ट भी क्या है? मृतजीवी है। ईस्ट पाउडर आता है जिसमें केक उक में डालकर फुलाया जाता है, या आप जलेबी वलेबी बनाते हैं उसमें डालते हैं, या अन्य जो आप खस्ता उस्ता बनाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है ईस्ट का। मोल्ड है, ये सब क्या है? मृतजीवी पौधे के उदाहरण है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा गया यही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। सबसे ज्यादा पूछा गया गोबर छाता, मशरूम और कुकुरमुता के बारे में पूछा गया। अब किसी साल इसको पूछ देता है, किसी को इसको, कभी इसको पूछ देता है। अब ये परजीवी पौधे। परजीवी पौधे में क्या होता है? अमरबेल। अमरबेल क्या है? परजीवी पौधा। परजीवी मतलब, परजीवी का मतलब क्या होता है? वैसे जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे भोजन ग्रहण करता है, बदले में उसे हानि देता है, तो उसे परजीवी कहते हैं। तो ये परजीवी पौधे जो है जैसे अमरबेल, कल बताए थे अमरबेल के बारे में। अमरबेल
ये क्या है, इसी का एक और नाम है, आकाश लती नाम इसका नाम दिया गया है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका एक तो अमरबेल कहते हैं, या इसको एक और नाम दिया जाता है, पूछ देता है क्या, आकाश लती। अब होता क्या, देखिए आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन एक और नाम अगर पूछ देता है तो समझ नहीं आता है, तो इसीलिए दोनों नाम लिखा दिया, अमरबेल और आकाश लती। अगर ज्यादा अगर और इसका नाम पूछता है तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में ज्यादातर नाम नहीं होते हैं, इसको कहते हैं डोडर। क्या कहते हैं, डोडर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अच्छा, एक है बंदा, क्या है, बंदा। मिस्टल टोय इसका इंग्लिश होता है। रेप्लेसिया, रेप्लेसिया। ओरोबैंकी, चंदन, चंदन का जो लकड़ी होता है सुगंधित होता है, ठीक है, वो भी परजीवी होता है, लेकिन पूर्ण रूप से परजीवी नहीं होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया होती है, इसमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करता है, और साथ में आंशिक रूप से क्या होता है, परजीवी होता है। इसका केवल जड़ परजीवी होता है, केवल क्या होता है, जड़ परजीवी होता है। बाकी इसका पूरा भाग क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। केवल जड़ किसी के दूसरे पेड़ के संपर्क में जाएगा ना, तो उससे जड़ मिल जाएगा, उससे भोजन ग्रहण करने लगेगा। तो कुछ ही हद तक ये क्या होता है, परजीवी होता है, पूर्ण रूप से परजीवी नहीं होता है। कौन, चंदन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको VVI मान लीजिए कई बार आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया, इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, हरे पेड़ पौधे जमीन से जल खनिज लवण, क्योंकि जल के साथ ही खनिज लवण चला जाता है, तो हरे पेड़ पौधे जमीन से खनिज लवण, वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एवं सूर्य से सूर्य प्रकाश लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, बिना क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब तक कोई दिक्कत? अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्या, हरे पेड़ पौधे जमीन से जल खनिज लवण, वायुमंडल से CO2 एवं सूर्य से सूर्य प्रकाश लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, बनाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण याद हो जाएगा। अब देखिए आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, आपका ऑब्जेक्टिव निकलेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, ये पूछ देगा कि निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, या निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का क्या है, समीकरण है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको इस समीकरण द्वारा दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, 6 CO2 मतलब 6 गो अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, और 12 अणु किसका, जल का। जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6, इसी को कहते हैं ग्लूकोज। इसी को क्या कहते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा है तो कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, तो ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ में क्या निकलता है, ऑक्सीजन, और फिर क्या निकलता है, जल निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखिएगा पेड़ पौधे किसको त्याग करते हैं, ऑक्सीजन को। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे किसका त्याग करते हैं, ऑक्सीजन को। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तब किसका त्याग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको त्याग करते हैं, कार्बन। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी तो ऑक्सीजन का त्याग करेंगे, अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है तो रात्रि में CO2 का त्याग करते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो उत्पाद के रूप में इसी को उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और जल बनता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। ए में दे देगा ग्लूकोज, बी में दे देगा ऑक्सीजन, सी में दे देगा जल, डी में दे देगा यूनिवर्सल।
तो क्या मानना हैगा, यस सर। ये भी हो सकता है कि केवल एक को दे, हाई दे दे, या कोई एक दे दे, जल ऑक्सीजन दे दे, जल दे दे, और वहां से पूछेगा निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पाद के रूप में बनता है, तो क्या मारिएगा, जैसे ही दे देगा तो इसे मारिएगा, नहीं तो ये मारेगा, नहीं तो ये मारेगा, तीन गो में से कोई तो एक देगा। तो इस तरह यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे निकल जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आइए, ये देखिए, ये भी बहुत बीबीए क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। इसमें है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से निकलता है। अब यहाँ से एक जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलता है, ऑप्शन में था जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब अधिकांश बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। तो अब यहां से लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही किससे बदल जाता है, ऑक्सीजन में बदल जाता है, पर ऐसा नहीं होता। ये होता है यहाँ से जो जल लेता है ना, तो जल से ऑक्सीजन निकलता है, किससे निकलता है, जल से। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलता है, जल से निकलता है, न कि CO2 से O2 में बदल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि CO2 डायरेक्ट किससे बदल जाता है, O2, ऐसा नहीं होता है। ये होता है जल जो होता है वो किससे बदल जाता है, ऑक्सीजन बदलता था, जल के अणु से ऑक्सीजन निकलता। प्रकाश संश्लेषण का स्थान देखिए, ये भी यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बने हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया आदि से लेकर अंत तक कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो एक ऑब्जेक्टिव बना, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया आदि से लेकर अंत तक कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल में, पत्तियों में, सभी। तो क्या बनाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया शुरू से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक, आदि का मतलब शुरू, शुरू से लेकर अंत तक कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्तियों को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, जबकि हरित लौक या क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंगक। अंगक पूछेगा तो हरित लौक या क्लोरोप्लास्ट, अंग पूछेगा तो पत्ती। पत्तियों में रंध्र या स्टोमाटा पाए जाते हैं, जिनसे O2 एवं CO2 का आदान प्रदान होता है। अब पूछेगा कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा होता है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन। बस